नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी हिंदी की जो है 8वीं क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा विज्ञान, जिसमें कि हम हिंदी भाषा का जो उपयोग होता है, भाषा क्या होती है, विभाषा क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और बोली क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी विषय सूची के तहत शामिल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी का विकास। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और विभिन्न नाम जैसे राष्ट्रभाषा आंदोलन, राजभाषा, उपभाषाएं, बोलियां, देवनागरी लिपि, हिंदी, व्याकरण, मानकीकरण, अखिल भारती का इतिहास आदि नामों से हम इसे जानते हैं, जिसका कि विकास कैसे हुआ इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा है मतलब सरकारी कामकाज की भाषा है। यह राष्ट्रभाषा नहीं है। मतलब राष्ट्रभाषा का मतलब होता है संपूर्ण देश में प्रयोग की जाने वाली भाषा, पर ये क्या है, केवल सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और मध्य भारतीय आर्य भाषा भी है। इसका अन्य नाम क्या है, आर्यों की भाषा मानी जाती मध्य भारतीय आर्य भाषा है। यह भाषा लगभग भारत के 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। जैसा कि वर्ष 2011 2001 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है कि 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 26 करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते थे, जबकि लगभग 42 करोड़ लोग इसी के 50 से अधिक बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हिंदी से जुड़ी हुई जो 50 बोलियां हैं उनका प्रयोग लगभग 42 करोड़ लोग करते हैं। और आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो लगभग 43%, 43% जो भारतीय जनता है वह हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान तीसरा। पहला है मंदारिनी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा हिंदी। मतलब मातृभाषा जो है, मदर टंग जो है, उसमें इसका स्थान तीसरा आता है हिंदी का। पहली आपकी मंदारिन जो विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, उसके बाद दूसरी अंग्रेजी और तीसरी हिंदी है। हिंदी जो है इस भाषा के क्षेत्र और हिंदी की एक विशेष पट्टी है जिसमें हम शामिल करते हैं। मतलब हिंदी का वह क्षेत्र जो भारत में है, तो हिंदी पश्चिम में अंबाला जो हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक, तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ से दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। मतलब इसका एक फिक्स एरिया है। जैसे बात कर लें, ऐसे हम बना लें इसको एक, तो नॉर्थ में है केदारनाथ, पश्चिम में आपका अंबाला, फिर पूर्व में जो पूर्णिया और दक्षिण में जो है खंडवा, तो के और ये क्या हो जाएगा, एपी। तो इस तरह से सबसे उत्तरी जो हिस्सा है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो आपका बद्रीनाथ केदारनाथ है। सबसे दक्षिणी जो हिस्सा है वो खंडवा है। सबसे पूर्वी हिस्सा जो है पूर्णिया बिहार है जैसा यहाँ लिखा है। और सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है अम्बाला है। यह वह क्षेत्र है जिसके बीच में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जैसा हमने बात की थी कि 9 राज्य, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को शामिल करते हैं, तथा साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश जो है यूटीज़, जिसको हम दिल्ली कहते हैं, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसमें आता है। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या का 43%, 43% लोग रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या का 43% लोग जो है हिंदी बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। सबसे पहले बात करते हैं बोली। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है और बोली में जो है साहित्य की रचना नहीं होती। बोली क्या होती है, एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है और उसका प्रयोग जैसे पग हमारे मालवा के संदर्भ में कहा जाता है कि पग डग डग पानी बदले और पग पग बोली। मतलब हर 9 किलोमीटर का अगर रेंज पकड़ लें हम मालवा क्षेत्र में, तो आपको बोली चेंज मिलेगी। तो बोली क्या है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और इसका जो है प्रयोग साहित्य में नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त बोली साहित्य में रचना, जबकि उपभाषा अगर किसी
बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है, तब वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी, बोली, उसके बाद उपभाषा और फिर भाषा। तो इसको अपन ऐसे जमा सकते हैं, बोली, फिर उपभाषा और फिर भाषा। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी और किस क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी। दोस्तों राजस्थानी भाषा जो है हिंदी की उपभाषा है और इसको हम ऐसे बना सकते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जैसे बात करें पश्चिम में तो आपका क्या आ जाएगा, मारवाड़ी का एम बना लेते हैं। फिर उसके बाद पूर्व में जो है वो क्या है आपका, जयपुरी या ढूंढाड़ी, पूर्वी राजस्थानी कहते हैं जयपुरी। या उसके बाद उत्तर में जो आएगा आपका मेवाती आ जाएगा। फिर दक्षिण में जो दोस्तों आएगी वो आपकी आएगी भाषा मालवी। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये आपका मेवाती, उत्तर में, दक्षिण में मालवी, पूर्व में जो है आपका जयपुरी और इधर जो है पश्चिम में वो क्या हो जाएगी आपकी मेवाड़ी, या सॉरी मारवाड़ी हो जाएगी। तो 4 भाषा जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के आधार पे हम बांट सकते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम में पहले भी एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है कि ढूंढाड़ी जो है, ढूंढाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो पूर्वी राजस्थान में। ऐसे ही मेवाती तो उत्तरी राजस्थान में। उत्तरी राजस्थान में जो अलवर वाला क्षेत्र है वहाँ मेवात की पहाड़ियाँ हैं, इसलिए उस क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। और मालवी जो है दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। इसका संपूर्ण क्षेत्र क्या है, राजस्थान। तो पहला तो ये पार्ट। दूसरा आता है पश्चिमी हिंदी। दोस्तों पश्चिमी हिंदी जो है इसका आकार बहुत बड़ा है और इसमें जो बोली जाने वाली भाषाएं, एक तो कोरवी या खड़ी बोली, कोरवी या खड़ी बोली, फिर है बांगरू या हरियाणवी, बांगरू या हरियाणवी। फिर इसके बाद ये जो बांगरू या हरियाणवी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, है ना। ब्रज भाषा BKB, आपको ये ध्यान रखना है, बी से ब्रज भाषा, के से कन्नौजी और फिर बुंदेली। इसके अलावा हरियाणवी और कोरवी, हरियाणवी और कोरवी, तो इसमें जो है इसको बांगरू भी बोल सकते हो। तो BK कर सकते हैं। तो के से क्या हो जाएगा आपका खड़ी बोली हिंदी या कोरवी हो जाएगा। इसका जो क्षेत्र है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषाएं हुई वो कितनी हुई दोस्तों, सबसे पहले जैसे हम बात करें कोरवी, कोरवी, बांगरू, फिर ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ऐसे करके इसकी 5 उपभाषा हो जाएगी। और उसका क्षेत्र क्या, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। फिर अगली जो उपभाषा आती हिंदी की दोस्तों वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपको केवल इतना याद रखना है ABC मतलब ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की उपभाषा है, तो पूर्वी हिंदी की। और इसमें फिर अवधी और बघेली भी शामिल होती है। इसका जो क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य में यह बोली जाती है। तो आपको पूर्वी हिंदी में क्या याद रखना है, ABC। फिर दोस्तों अगला आता है बिहारी। बिहारी में जो उपभाषाएं आती हैं वो आती है भोजपुरी और मगही। अवधी अलग है, मगही अलग है। तो ये दोनों बिहार में बोली जाती है। इसका जो क्षेत्र है बिहार और उत्तर प्रदेश। भोजपुर जो है या भोजपुरी जो भाषा है ये संक्रमित क्षेत्र है, यूपी और बिहार दोनों में बोली जाती है। फिर दोस्तों आता है आपका पहाड़ी। पहाड़ी भाषा जो है इसमें 3 आती, पहले तो पहाड़ी खुद, फिर कुमाऊनी और गढ़वाली। तो केजे या जीके आप याद रख सकते हो, पहाड़ी जीके, जी से गढ़वाली और के से कुमाऊनी। ये क्वेश्चन भी 2011-12 MPSI में पूछा गया है। इसका जो क्षेत्र है वो है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में या राज्य में यह भाषा बोली जाती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठ सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, मतलब उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उसका क्षेत्र विस्तार हो जाता है और वह भाषा कहलाने लगती। मतलब उपभाषा जो है अगर साहित्य में प्रयोग की जाने लगे और बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार हो जाए तो ये क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती है, जैसे हिंदी की 5 उपभाषा तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती है, जैसे 17 या 18 बोलियां हैं हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत, उनको शामिल करते हैं। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी,
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, इन्होंने 1927 में एक पुस्तक लिखी थी भारतीय भाषा का सर्वेक्षण। तो भारतीय भाषा का जो सर्वेक्षण इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें हिंदी की हिंदी की जो उपभाषा और बोलियों का पहली बार वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिंदी की जो भाषा उपभाषा और बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, तो इसमें हम बता सकते हैं कि ये जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इसके बाद चटर्जी ने जो है पहाड़ी भाषा को छोड़ दिया, वह इन्हें भाषा नहीं मान जो चटर्जी हिंदी के विद्वान रहे, इन्होंने पहाड़ी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया था। धीरेन्द्र वर्मा ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर ही आधारित था। इसमें केवल उसमें कुछ ही संशोधन किए जिसमें पहाड़ी भाषा को शामिल किया था। ये सुनीत कुमार चटर्जी ने पहाड़ी भाषा को शामिल कर लिया था। इसके बाद दोस्तों आता है बोली, विभाषा एवं भाषा। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती है। जैसे मान लीजिए आप किसी से गांव की भाषा में बात करते हैं तो उसका कारण क्या है, एक तो आपका कल्चर और एक आपका पॉलिटिकल। जैसे लालू प्रसाद यादव, तो उन्होंने अपनी बोली को बड़े क्षेत्र में विस्तारित क्यों किया, क्योंकि उनके राजनीतिक तर्क था इसके पीछे। और साहित्य रचना के आधार पर वे अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा में तक पहुंच जाती। मतलब उपभाषा या विभाषा को हम एक समझ सकते हैं, पर विभाषा में क्या होता है, साहित्य की रचना होना प्रारंभ हो जाती। फिर इसके बाद दोस्तों विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है तथा यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। जैसे भोजपुरी हो गई, जैसे ब्रज भाषा हो गई, जैसे मगधी हो गई, इस तरह से जो भाषा इसमें शामिल होती है। फिर बात करते हैं कि इसमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती है। जैसे हिंदी की विभाषा है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी और मैथिली। तो विभाषा स्तर पर प्रचलित होने पर ही राजनीतिक राजनीतिक साहित्य या सांस्कृतिक गौरव के कारण भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे खड़ी बोली मेरठ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली मेरठ वाले क्षेत्र में बिजनौर आदि में विभाषा होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने के कारण राष्ट्रभाषा के पद पर अधिकृत हुई। इस प्रकार दो बातें स्पष्ट होती है कि बोली का विकास विभाषा में और विभाषा का विकास भाषा में होता है। इसलिए इसका जो क्रम हमें ये ध्यान रखना है, बोली, विभाषा, भाषा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों जो भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी हमारी भाषा, विभाषा में ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी और मैथिली इसमें शामिल होगी। और हिंदी क्षेत्र की जो अन्य भाषा है वो बोलियां मानी जाएगी। दोस्तों ये तो था भाषा का विकास क्रम और भाषा कैसे बनती है। अब बात करते हैं हिंदी भाषा का जो इतिहास है। दोस्तों हिंदी भाषा का जो इतिहास है यह लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश व्यवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया गया। मतलब जो प्राकृत भाषा है उसकी अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव आविर्भाव स्वीकार किया गया है। उस समय अपभ्रंश में कई रूप थे, उनमें से 7वीं और 8वीं शताब्दी में पद्य रचना प्रारंभ हुई। दो तरह से रचना होती, गद्य और पद्य। पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार हिंदी भाषा एवं साहित्य के जानकार अपभ्रंश की अंतिम अवस्था जो और अवस्था अव्वहट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि हिंदी के पहले कवि कौन है, तो अव्वहट हिंदी के पहले कवि हैं, क्योंकि अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था थी उसी से जाके आपका हिंदी का निर्माण हुआ। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अव्वहट को पुरानी हिंदी का नाम दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, पुरानी हिंदी किसे कहते हैं, तो अव्वहट को कहते हैं। और किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर बात करते हैं दोस्तों साहित्य की दृष्टि से पद्यबद्ध जो रचनाएं मिलती हैं वे दोहा रूप में ही है और उनके विषय धर्म, नीति, उपदेश आदि प्रमुख हैं। इसके बाद राजाश्रित कवि मतलब जो राजाओं के आश्रय पर निर्भर करने वाले कवि चारण, नीति, श्रृंगार, शौर्य, पराक्रम आदि के वर्णन से अपने साहित्य
रुचि का परिचय दिया करते थे। मतलब जो दरबारी कवि होते थे वो राजा की जो नीति है, श्रृंगार शौर्य का पराक्रम करते थे। जैसे हम बात करते हैं, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों का निर्माण किया, उसी आधार पर किया। फिर यह रचना परंपरा आगे चलकर शोर सेनी, अपभ्रंश और प्राकृत भाषा हिंदी में कई वर्षों तक चलती रही और पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया। जैसे शोर सेनी, अपभ्रंश, प्राकृत भाषा, इनका प्रयोग कई वर्षों तक चलता रहा और पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया। इस भाषा को विद्यापति ने देशी भाषा कहा है। विद्यापति जो है, इन्होंने कीर्ति लता की रचना की है और इन्होंने इसे देसी भाषा कहा है। किंतु यह निर्णय करना सरल नहीं है कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और किसके द्वारा किया गया। मतलब पहली बार भारत की जो भाषा है हिंदी है, इसके संदर्भ में कब और किसने कहा, यह तर्क लगाना मुश्किल है। किंतु प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग विदेशी मुसलमान ने किया था। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया था। इस शब्द से उनका तात्पर्य भारतीय भाषा का था। मतलब हिंदी का मतलब ही क्या होता है, भारतीय भाषा। फिर दोस्तों, इसका जो हिंदी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, उसको अगर हम देखें तो हिंदी का वर्गीकरण, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है और विश्व में तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा। जैसे हिंदी विशिष्ट और वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप इस वीडियो को देखने के साथ ही ल्यूसेंट का जो पहला चैप्टर है हिंदी का, वो आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले इसको देखना है, फिर हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ना है। जो जो टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे हैं वही केवल। फिर ये जो है भारोपी परिवार की भाषा है। इसके बाद भारत में 4 भाषा परिवार है। पहला है भारोपी परिवार, जिसमें हिंदी आती है। द्रविड़ परिवार, जिसमें दक्षिण भारत की भाषाएं आती है। फिर ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। जैसा कि हमने पहले बात करी कि 43% जो लोग, 43% लोग जो है भारत के इस भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर दोस्तों, हिंदी भारोपी या भारत यूरोप के या भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य इंडो आर्यन उपशाखा से विकसित एक भाषा मानी जाती। मतलब भारोपी परिवार से या आर्यों की एक भाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ है और भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्ति किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्ति किया गया है दोस्तों। सबसे पहला है भारत में भाषा परिवार। तो भारत में जो है 4 भाषा परिवार जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहला है भारोपी, लगभग 73% लोग भारत में जो भाषा बोलते हैं वो भारोपी परिवार की भाषा है। फिर द्रविड़ 25% जो है, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम शामिल होती हैं, ये द्रविड़ परिवार की। फिर ऑस्ट्रिक परिवार की जो भाषा है ये अंडमान निकोबार में, और चीनी तिब्बती परिवार की जो भाषा है 0.7% लोगों के द्वारा बोली जाती है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया कवर करती है। इस तरह से 4 भाषा परिवार है भारत में और भारतीय भाषा जो हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारतीय भाषा आर्यों को 3 काल में विभाजित करती है या आर्यों ने इसे 3 काल में विभाजित किया है। सबसे पहला दोस्तों, जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसी समय आपका जो है ऋग्वेद और अन्य वेदों की रचना हुई। तो पहली जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसमें वैदिक संस्कृत सबसे पहले वेदों की रचना हुई। फिर दूसरे लौकिक संस्कृत, जिसमें सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है ये हिंदी के विकास से पहले, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच की जो भाषा है वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो यहाँ पे जैसे हमने हिंदी का क्रम है संस्कृत, पाली,
प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, इस तरह से। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जो विकास हुआ वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों जो आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। तो इसमें हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, जैसे हिंदी और हिंदी से जुड़ी हुई तो भाषाएं कौन सी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, असमिया, गुजराती और पंजाबी। दोस्तों ये जो भाषाएं हैं, ये भाषा आपकी, ये जो भाषा है हिंदीतर मतलब हिंदी के अतिरिक्त, जैसे बांग्ला है आपका, उड़िया है, मराठी है, सिंधी है, असमिया, गुजराती और पंजाबी। तो ये जो भाषा है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो 7 भाषाएं हैं इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको हिंदी आती है। तो ये जो है हिंदी और हिंदी से उपजी भाषाएं मानी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है आपका प्राचीन आर्य भाषा। तो प्राचीन आर्य भाषा जो है इसमें हमने बात की थी आपकी वैदिक संस्कृत की, जो वही है आपका कि आप 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, जिसमें छांदस, यास्क और पाणिनि की रचना है। फिर लौकिक संस्कृत, पहले वैदिक संस्कृत मतलब जिसमें वेदों की रचना हुई। फिर लौकिक संस्कृत जिस काल में आपका लोकों के द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली संस्कृत, और इसमें पाणिनि ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया। फिर इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में जो है प्रथम प्राकृत काल और पाली। तो दोस्तों ये जो है आपका 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो है आपकी प्राकृत, और भगवान बुद्ध ने सारे उपदेश पाली में ही दिए। तो भारत की प्रथम देश भाषा है प्रथम प्राकृत काल पाली। तो पाली भारत की प्रथम देश भाषा है और भगवान बुद्ध ने सारे के सारे उपदेश किस में दिए, पाली में दिए हैं। फिर उसके बाद द्वितीय प्राकृत काल, पहले पाली फिर प्राकृत, इसमें भगवान महावीर ने सारे के सारे उपदेश जो हैं इसी भाषा में दिए हैं। प्राकृत मतलब जो बुद्ध हैं उनके उपदेश पाली भाषा में हैं और महावीर जो हैं उनके उपदेश जो हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। फिर दोस्तों तृतीय प्राकृत काल जिसमें अपभ्रंश और अवहट आती है, इसका जो काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में, इसे संक्रमणकालीन काल या संक्रांति काल भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि अवहट के बाद हिंदी का प्रयोग होने लगा था। फिर इसके बाद दोस्तों जो आता है आपका वो है प्रयोग काल। तो हिंदी का भी जो काल विभाजन है, पहला है प्राचीन हिंदी जो 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के बीच है। मध्यकालीन हिंदी जो 1400 से 1850 ईस्वी के बीच में है। और फिर आधुनिक हिंदी जो 1850 से अब तक मानी जाती। दोस्तों हिंदी की आदि जननी संस्कृत को मानते हैं और संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची। फिर अपभ्रंश से अवहट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती हुई विशुद्ध हिंदी भाषा का इतिहास आरंभ जो है अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। जिसे हम यहाँ लिख सकते हैं संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ये क्रम आपको याद रखना है, SPPAA और H। संस्कृत, फिर आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो हिंदी की जो आदि जननी है वो आपका संस्कृत है, जैसे कि यहाँ पे इसको दर्शाया गया है। पहले संस्कृत तो इसका S, फिर पाली का P, फिर प्राकृत का P, फिर आपका अपभ्रंश का A, अवहट का A और प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का H इसमें शामिल करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। तो दोस्तों आज का जो हमारे क्लास का मेन उद्देश्य था, आपको हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास को प्रदर्शित करना था, साथ ही जो भाषा विज्ञान से जुड़ी हुई हिंदी की कौन सी भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां हैं उनसे संबंधित था। अब एक जो वीडियो हम बनाएंगे वो हिंदी की लिपि के ऊपर या हिंदी लिपि के ऊपर बनेगा। साथ ही उस वीडियो में आपको हिंदी का जो संवैधानिक दर्जा है उस पर आपको कुछ नोट्स बना के और कुछ उस पर डिस्क्राइब करूँगा, ताकि जो टॉपिक हम कभी नहीं पढ़ते हैं वो हमारे टच में परस्पर बने रहें और आप उनको बेहतर से बेहतर तरीके से जानें और आपको ऐसा ना लगे एग्ज़ाम में कि आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं या अननोन है। तो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं
साथ के साथ इनको आप मेमोराइज ज़रूर करें। और ये जो आज का टॉपिक था हमारा, ये कई मायनों में काफ़ी उपयोगी है, इसलिए इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल। इससे पहले जो 2 टॉपिक थे जिसमें संधि की सेकंड क्लास, उसके लिए मैं आपको फिर बता दूं कि उसको आप मैं और सिंपल भाषा में करके आपको एक बार बताऊंगा, ताकि आप डायरेक्ट समझ लें। पर एक बार थोड़ा सा क्या होता है कि हम टेक्निकल टर्म से भी फेमिलियर होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। और भी कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं और पूछें।